नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने स्वन के बारे में अध्ययन किया था, स्वर स्वन और व्यंजन स्वन के विषय में। आज की इस वीडियो में हम स्वन गुण अथवा ध्वनि गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वन गुण होते क्या हैं, ध्वनि गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं कि स्वन गुण का मतलब क्या होता है। जब मूल स्वन, इसमें स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, मूल स्वन परस्पर संयुक्त होकर सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं, तो इनमें यत्र तत्र ऐसे तत्वों का समावेश हो जाता है जिनके कारण उनका अर्थ प्रभावित होता है। बच्चों, अगर मैं सिंपल सरल भाषा में आपको बताऊं, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति प्रतिदिन जिन स्वनों का प्रयोग करता है उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं। किसी स्वन के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी के उच्चारण में अधिक। कोई ध्वनि अधिक बलपूर्वक बोली जाती है और कोई कम बल लगाकर बोली जाती है। किसी ध्वनि को हम ऊंचे स्वर में बोलते हैं और किसी को नीचे स्वर में। इसी प्रकार किसी स्वन का उच्चारण तीव्र गति से होता है और किसी का मध्यम गति से। यही तो ध्वनि गुण है। ध्वनि अथवा स्वन के ये गुण स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण में विविधता लेकर आते हैं और साथ ही उनके अर्थ को भी प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि स्वनों के अर्थ को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो इनमें दो कारण हैं मुख्यतः। एक तो स्वनों के सामान्य गुण होते हैं जिनके कारण इनके स्वनों के अर्थ प्रभावित होते हैं, और दूसरा होता है वाचक वक्ता के कारण अथवा पाठक के कारण इनके स्वन अथवा ध्वनि के अर्थ का जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वनों के सामान्य गुण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वनों के 5 ऐसे गुण हैं, 5 गुण हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे, बारी बारी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जिसके कारण स्वनों में जो है उनके अर्थ में परिवर्तन आता है। अब ये गुण है, सबसे पहले हम मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने बच्चों जब स्वर स्वन का हमने गहराई से कक्षा में पढ़ा था तो बताया था कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। वैसे एक तीसरा भी बताया जाता आमतौर पर प्लुत स्वर, लेकिन ये संस्कृत में होता है। हिंदी भाषा में 2 ही इनकी वर्गीकरण होते हैं, 2 ही प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वो सिर्फ 4 स्वर हैं। एक तो अ, दूसरा ई छोटी, ऊ छोटा और री। ये जो 4 ही स्वर ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इनके बोलने में कम से कम समय लगता है और इनके लिए एक मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा व्यंजन स्वन के साथ, जहाँ पर ये ह्रस्व स्वर मिले हुए होते हैं मात्रा के रूप में, उसको भी ह्रस्व ही गिना जाता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिनके उच्चारण में लगता है उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? ये सभी दीर्घ स्वर हैं। इनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर जो कि हिंदी में नहीं होते, संस्कृत में होते हैं। संस्कृत में जो वेद मंत्र, श्लोक, ऋचाएँ वगैरह होती हैं उनका उसमें जो है उच्चारण होता है प्लुत स्वर। तो हिंदी में 2 ही हैं, ह्रस्व और दीर्घ। बच्चों, ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर के कारण भी स्वन
स्वनों के उसकी मात्राओं में, उसकी अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक है। अब दूसरा है वो है स्वर। स्वर जो होता है इसको सुर भी इसको कहा जाता है। स्वर को हिंदी में जब भी हम कोई भी हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, किसी भी स्वर का हम या स्वन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। कई बारी वो स्वर तंत्रियों में कंपन ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तो जो तीव्र या उच्च स्वर होते हैं उनका वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और जब कई बारी स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है तो अनुदात स्वर। इस प्रकार स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर इनको भी, सुर को भी के भी प्रकार बनाए गए हैं, जिनमें पहला है उसको हम बोलते हैं उद्दात। उद्दात स्वर। उद्दात का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ, यानी कि जब वक्ता जो है उसके स्वर तंत्रियों में कंपन ज़्यादा होता है, वो उसमें भावावेग में जब बोलता है तो कंपन ज़्यादा होगा, तो जो स्वर उत्पन्न होगा वो उद्दात स्वर होगा। दूसरा होता है अनुदात। अनुदात का मतलब क्या होता है, यानी कि जो उदात नहीं होता, अनुदात जो उदात नहीं होगा, यानी कि जब इसको निमन स्वर भी कहते हैं। निमन स्वर, निमन सुर या निमन स्वर भी कहते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम तनाव होता है, कंपन कम होता है, तो अनुदात जो सुर है वो उत्पन्न होगा। तीसरा होता है वो है स्वरित सुर। स्वरित सुर। स्वरित का मतलब क्या होता है, जिसको समदशा बोलते हैं हम। सुर की समदशा को स्वरित स्वर कहते हैं, स्वरित सुर कहते हैं। जब ना तो ज़्यादा उदात होता है सुर और ना ही अनुदात होता है, ऐसे स्वर को बोलते हैं, ऐसे उच्चारण को और ध्वनि को स्वरित बोलते हैं। तो ये जो सुर है, स्वर है, इसका भी ध्वनि के अर्थ को प्रभावित ये करते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब आता है हमारा आघात। ये आघात है, इसको बलाघात भी हम कह सकते हैं। बलाघात। बलाघात दो शब्दों से मिलकर बना है, बल और आघात। बल का मतलब शक्ति, आघात का मतलब आप झटके से ले सकते हैं। यानी जब भी हम किसी ध्वनि, किसी अक्षर और शब्द या वाक्य के ऊपर जब हम कोई विशेष बल देते हैं तो उसे बोलते हैं हम बलाघात। और उस विशेष बल देने के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है शब्दों के। अब वो कैसे, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले देखते हैं कि बलाघात भी इसी प्रकार, बलाघात के भी 4 प्रकार हैं। ध्वनि पर बलाघात होता है, उसको ध्वनि बलाघात कहते हैं। अक्षर के ऊपर बलाघात होता है, उसको अक्षर बलाघात कहते हैं। शब्द के ऊपर जब बलाघात होता है उसको शब्द या शब्दगत बलाघात कहते हैं। और वाक्य के ऊपर जब आघात होता है, बल होता है विशेष, उसको वाक्य या वाक्यगत बलाघात कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि के ऊपर बलाघात कैसे। ध्वनि के ऊपर बलाघात में हम जब भी कोई 2 स्वन वाली कोई शब्द होता है, जैसे राम या प्राण या प्रेम, आप कोई भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसमें 2 स्वन होते हैं। 2 स्वन है र में, पै और अण, पै और में। जिसमें से जो भी दीर्घ ध्वनि है, इसमें दीर्घ क्या है, इसमें रै दीर्घ है, इसमें प है, इसमें प है। जो दीर्घ ध्वनि है उसके ऊपर बलाघात जाएगा, आघात उसके ऊपर होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि के ऊपर आघात होने से इसको हम बोलेंगे ध्वनि बलाघात। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, वो है अक्षर बलाघात। अक्षर बलाघात में क्या होता है,
जब भी दो से अधिक अक्षर वाला शब्द होता है, जैसे मैं बोलती हूँ रावण, मैंने लिखा कमान, ठीक है। इनमें जो व्यंजन या जो भी इसमें स्वन दीर्घ होगा, जो स्वन इसमें दीर्घ होगा, ठीक है, उसके ऊपर बलाघात जाएगा। अब इसमें रा के ऊपर बलाघात है, रावण, रावण, कमान, और इसमें म के ऊपर बलाघात है, यानी कि अक्षर के ऊपर बलाघात होने के कारण इसको अक्षर बलाघात हम कहेंगे। अब तीसरा आया है, वो है शब्द बलाघात। शब्द बलाघात क्या क्या होता है? जब भी कोई वाक्य बोला जाता है, उस वाक्य में हम किसी विशेष शब्द के ऊपर जब जोर लगाते हैं, उसके ऊपर बल लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे शब्दगत बलाघात। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ, आजकल, दोबारा मैं लिखूंगी, जगह थोड़ी सी कम होती है। आजकल, आजकल श्रीनगर जाना, श्रीनगर जाना आसान आसान नहीं है, ठीक है। ये इसमें मैंने बलाघात दिया इस शब्द के ऊपर। अब इसका मतलब देखो फिर क्या पड़ेगा, आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है। इसका मतलब आजकल के ऊपर झटका देने से, विशेष बल देने से, इसका मतलब क्या है कि आजकल स्थिति खराब है, आजकल जाना श्रीनगर में ठीक नहीं है, इससे पहले जा सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आजकल शब्द के ऊपर बल देने से, विशेष बल देने से, जो वहाँ की श्रीनगर की जो स्थिति के ऊपर संकेत होता है। अब मैंने क्या किया, अब दूसरी बार मैं बोलूँगी तो मैं इसके ऊपर, श्रीनगर के ऊपर मैं विशेष बल दूंगी, और इसका देखना कि किस प्रकार इसका अर्थ प्रभावित होता है। अब मैं क्या इसका उच्चारण करूँगी, आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है, मतलब श्रीनगर में जाना आसान नहीं है, कहीं और जा सकते हैं। हो सकता है श्रीनगर में परिवहन की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो श्रीनगर जाना आसान नहीं है। तीसरी बार अब मैं इसका अलग तरीके से इसका उच्चारण करूँगी, और मैं इस शब्द के ऊपर मैं विशेष बल दूंगी, और देखना कि किस प्रकार इसका और भी, इसका कुछ और तीसरा और अर्थ निकलेगा। आजकल श्रीनगर जाना आसान नहीं है, इसका मतलब श्रीनगर जाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, किस प्रकार एक शब्द के ऊपर विशेष बल देने से किस प्रकार एक ही वाक्य में पूरा का पूरा अर्थ जो है उसका बदल जाता है, उसका किस प्रकार उसका अर्थ प्रभावित होता है, आप देख सकते हैं। ये किसका चमत्कार है, ये शब्दगत बलाघात का। अब तीसरा है, वो है वाक्यगत या वाक्य बलाघात, वाक्यगत बलाघात। अब वाक्यगत बलाघात क्या होता है, जब भी कोई वक्ता कोई भाषण देता है, बोलता है, तो वो क्या करता है, कई सारे वाक्यों का निचोड़ वो एक ही वाक्य के ऊपर बल देकर कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं मान लो मैं वक्ता हूँ, भाषण दे रही हूँ, और मैं जो नेता हैं, तथाकथित जो नेता हैं, जो उनके अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके ऊपर मैं बोल रही हूँ, और मेरे शब्द क्या है वो सुनिए। जो तथाकथित नेता देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, देश को लूट के खा रहे हैं, गरीब जनता को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वे गद्दार हैं, लुटेरे हैं और देशद्रोही हैं। मैं तो कहती हूँ वे देश के हत्यारे हैं, हत्यारे हैं। तो अब जो लास्ट में मैंने जो शब्द, जो मैंने वाक्य बोला कि मैं तो कहती हूँ,
मैं तो कहती हूँ वे देश के हत्यारे हैं। अब मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया कि बाकी जो मैंने 5 से 7 जो वाक्य मैंने बोले थे सबका निचोड़ मैंने इस अंतिम वाक्य में दे दिया। इसके ऊपर मैंने इतना अतिरिक्त बल दिया। तो इसको बोलते हैं वाक्य बलाघात या वाक्यगत बलाघात। ठीक है। अब अब आता है वृत्ति, फोर्थ हमारा। अब वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति क्या होती है? वृत्ति का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार कैसा होता है किसी भी शख्स का? वो प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। हर किसी के बोलने का, उच्चारण करने का, हर किसी का एक अपना अलग तरीका होता है, अलग टोन होती है। ठीक है। कोई किसी होता है ना, किसी व्यक्ति कोई सहज बात करता हो लेकिन उसकी टोन के कारण हम उसका अर्थ दूसरा लगा लेते हैं और अर्थ समझ जाते हैं उसका, और फिर उसको बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर बाद में हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को फिर हम उन समस्याओं को सुलझाते फिरते हैं। वो किसके कारण हुआ? वो उसकी टोन के कारण हुआ। तो इसी को वृत्ति बोलते हैं। ठीक है। अब ये वृत्ति है, इस वृत्ति के भी कई प्रकार हैं। पहला है द्रुत वृत्ति। जब व्यक्ति गुस्से में होता है, भावावेश में होता है, और भावावेश और गुस्से के कारण वो जो है एकदम बड़ी तेज शब्दों में, क्योंकि द्रुत का मतलब ही तीव्र होता है, तेज होता है, जल्दी जल्दी वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं द्रुत वृत्ति। क्योंकि जब भाव होते हैं, भावों में हम भावनाओं में बहते हैं, चाहे हम आवेग में होते हैं, आवेश में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब उस समय हम तीव्र रूप से हम बोलते हैं और ये भी नहीं देखते हम क्या बोल रहे हैं, उसको द्रुत वृत्ति बोलते हैं। दूसरा है वो है मध्यम वृत्ति। मध्यम वृत्ति का मतलब क्या होता है? जब वक्ता बड़े धैर्य के साथ, बड़े संतुलित रूप में अपनी वाणी का उपयोग करता है, वाक व्यवहार करता है, बड़े चिंतनपूर्ण, बड़े विवेचनात्मक तरीके से वार्तालाप करता है, उसको बोलते हैं हम मध्यम वृत्ति। तीसरा है वो है विलंबित। विलंबित का मतलब क्या होता है? विलंब का मतलब होता है देर। ठीक है। यानी कि जब हम मंद गति से व्यवहार करते हैं, वाक व्यवहार करते हैं, मंद गति से हम बोलते हैं या चलते हैं तो देरी होती है ना। तो जब हम मंद गति से हम वाक व्यवहार करते हैं ताकि हमारी वाणी जो है वो सुबोध और सुग्राह्य हो, वो समझ में आ जाए श्रोता को। हम उदाहरण के तौर पर जब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते हैं और जो भी समाचार डिलीवर करते हैं, जो वक्ता होता है, आप देखते हैं कि वो किस तरीके से समाचार प्रसारित करता है। वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके द्वारा प्रसारित किए गए समाचार हैं वो श्रोता को समझ में भी साथ के साथ उनके लिए समझ में आने चाहिए। इसलिए वो जो जिस वृत्ति का प्रयोग करता है उसको विलंबित वृत्ति कहते हैं। अब हमारा अंतिम पॉइंट है वो है संगम। संगम का मतलब क्या होता है? संगम, संगम नदियों का संगम। संगम का मतलब होता है मिलना। ठीक है। संगम उसी को बोलते हैं जो जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, दो ध्वनियाँ जहाँ मिलती हैं, दो स्वन जहाँ मिलते हैं, या मिलना। या हम कई बारी जब आवेग में होते हैं, आवेश में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ध्वनि का, किसी ध्वनि का हम अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण वो कैसे? उदाहरण के तौर पर जब भी एक उदाहरण मैं आपको दूं, रोको मत जाने दो। ठीक है। अब मैंने यहाँ विराम लेना था रोको के बाद। अब देखिए रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर मैंने ये बोला रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। लेकिन मैंने एक जल्दबाजी के कारण, आवेश में, आवेग में मैंने गलती से क्या कर दिया, विराम यहाँ की बजाय मैंने विराम यहाँ ले लिया।
और देखो कि क्या चमत्कार होता है, कैसे इसका अर्थ परिवर्तन होता है। रोको मत, जाने दो, इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला जो अर्थ था बिल्कुल उसके विपरीत अर्थ दे दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, एक संगम के कारण। मैंने इस स्वन का भी संगम कर लिया, यहाँ तक बोलना था लेकिन मैं यहाँ तक चली गई, मैंने इसका भी संगम कर लिया, इसके साथ इसको भी मिला लिया, ये होता है संगम। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे एक है शब्द वर दे, किसी देवी देवताओं के पास हम गए अर्जी लगाने के लिए कि हमें टेस्ट है हमारा और हम पास कर दे, मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हम करते हैं आमतौर पर। वर दे यानी कि वरदान दे, वर दे यानी कि वरदान दे, लेकिन मैंने इस क्या कर दिया, मैंने बोलना तो था यहाँ गैप देना था वर के बाद, वर दे इसको अलग बोलना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, वर दे, वर दे यानी कि मैंने दे को भी इसके साथ मिला लिया, इसका संगम कर दिया। तो वरदे आपको पता होना चाहिए किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का, विद्या की देवी का। तो ये चमत्कार किसका है, अर्थ हुआ ना, देखो उसका अर्थ और इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो ये संगम का चमत्कार है कि कैसे हुआ, संगम के कारण हुआ, अर्थ परिवर्तन संगम के कारण हुआ। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस प्रकार मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति और संगम के कारण, इनमें संगम के कारण जो स्वन है, जो ध्वनि है, उनके अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार होता है, कैसे उनके अर्थ को प्रभावित करती हैं चीज़ें। और इसी गुण के, स्वनों के इसी गुण को स्वन गुण या ध्वनि गुण के नाम से जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी स्वन के बारे में हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।